हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइफ प्रोसेसेस का दूसरा पार्ट रेस्पिरेशन का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और इवन ओलंपियाड्स में भी बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है। आज हम आपको इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा लेक्चर कर रखा है लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप वो सब लेक्चर नहीं देखे हैं फिर भी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैं बहुत पहले पढ़ाया था, बट किसी कारणवश वीडियो के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप आ गया। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। कुछ कारण है, कुछ फैमिली इश्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, जो लोग नोट करते हैं वो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं आता है फिर भी चिंता नहीं करना है, फिर भी आपको समझ में आएगा। कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर आप नहीं पढ़े हैं फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। चलिए सबसे पहले अब हम लोग क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको अभी तक बनाने आ चुका होगा। आई होप आपको ये बनाने आता होगा। ये क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। पिछले चैप्टर में मैं आपको क्या पढ़ाया था उसको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। मान लेते हैं आप एक रोटी का पीस खाए। क्या खाए, रोटी का पीस खाए। रोटी का पीस सबसे पहले कहाँ लिए हम लोग, माउथ में। कहाँ गया रोटी का पीस, माउथ में। उसके बाद ये रोटी का पीस कहाँ आएगा, एक पाइप में। इस पाइप का नाम क्या था बताइए आप लोग, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो खाना है ये किस रीजन में जाएगा, स्टमक में। क्लियर है, आई होप आपको ये सब पता होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो फूड है ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले जो आप रोटी खाइएगा वो दांत से टूटेगा, फिर वो रोटी स्टमक के अंदर क्या होगा, रोटी के ऊपर बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करेगा। जैसे आप पढ़े थे HCl, पेप्सिन वगैरह के बारे में पढ़े होइएगा। म्यूकस क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आता है। उसके बाद क्या होगा, पेट में खाना का थोड़ा सा ब्रेकडाउन होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, खाना का कंप्लीटली ब्रेकडाउन कहाँ हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और क्या होगा, जो भी आपका काम का खाना रहेगा, जो भी खाना के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहेगा वो कहाँ चला जाता है, ब्लड में। कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल बना लेते हैं। ठीक है, रेड वाला क्या है, आपका ब्लड वेसल है। क्या होगा, देखिए ये जो फूड के अंदर ग्रीन वाला फूड है आपका, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट रहेगा वो कहाँ जाएगा बताइए, ये जो रेड वाला ब्लड वेसल है उसमें चला जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में। कहाँ जाएगा, ये जो ग्रीन वाला फूड है ये सब कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में। ठीक है, ग्रीन फूड चला गया ब्लड वेसल में। मतलब जो भी खाना में काम का चीज रहेगा सब कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। ये इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर उसी से समझ आएगा। इसको पहले ध्यान से समझिएगा, तभी। अगर ये समझ नहीं आया मतलब ये चैप्टर गया आपके हाथ से। ये समझ आ गया
ये देखिए जैसे ये फूड है ग्रीन वाला, तो ये रेड ब्लड वेसल में सारा जो भी खाना रहेगा काम का वो सब चला जाएगा, ठीक है। और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस होता है, कई लोग इसको सेम ही समझते हैं बट ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, आपको बताएंगे जब एक्सक्रीशन मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट आई होप नहीं होगा। अब ये जो खाना है, ठीक है, ये खाना कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में। ब्लड क्या करेगा, खाना को हार्ट को दे देगा, खाना हार्ट के पास पहुंचेगा, हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करके जितने भी बॉडी में सेल्स है हर एक सेल्स के पास पहुंचा देगा। जैसे मान लीजिए ये एक सेल्स है, जितने भी बॉडी में सेल्स है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आपके बॉडी में सेल्स है हर एक सेल के पास क्या पहुंचा देगा, ये जो ब्लड वेसल है ये खाना पहुंचा देगा। क्या करेगा, खाना पहुंचा देगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ आ रहा है सभी लोगों को। ये जो सेल्स है इसके पास क्या पहुंच गया, फूड पहुंच गया। फूड में मेनली ग्लूकोज पहुंच गया। क्या पहुंचा, ग्लूकोज, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हमारे बॉडी में एक और सिस्टम होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको बोलते हो ना, जिससे हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, वो कहाँ जाता है, हमारे फेफड़ा में जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स में क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, इस लेक्चर में वही पढ़ेंगे। लंग्स में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। लंग्स क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन लेकर आता है वो ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देता है। कैसे कैसे डालता है वो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का 3 लेक्चर आएगा इस पार्ट का, तो लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे कैसे वो एक्सचेंज होता है। तो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है ना, वो ब्लड में डाला जाएगा, फिर से वो ब्लड वेसल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल में क्या डाला जाएगा, ऑक्सीजन। और ब्लड में जब ऑक्सीजन चला जाएगा तब क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजन को पहुंचा देगा कहां पर, सेल में। ब्लड तो हर जगह रहता है, ठीक है, ब्लड हर जगह फैला रहता है ब्लड वेसल, तो ऑक्सीजन को कहां पहुंचा देगा, सेल में। जैसे मान लेते हैं यहां पर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन कहां से यह आया, ऑक्सीजन कहां से आया बताइए, लंग्स से आया। कहां से मिला इसको, फेफड़ा से मिला, लंग्स से। कैसे मिलता है इसके बारे में डिटेल में हम आपको समझाएंगे, ठीक है, आने वाले अगले लेक्चर में। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो फूड है, ठीक है, ये जो फूड है, ये फूड है और ऑक्सीजन पहुंच चुका है कहां पर, सेल के अंदर में। और सेल के अंदर में फूड और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एनर्जी, ठीक है। क्या क्या रिलीज होगा, सबसे पहले CO2, फिर निकलेगा H2O, फिर निकलेगा एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है आपको पता होगा, किस फॉर्म में, ATP फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलता है, ATP फॉर्म में। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिखना है तो लिख लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट। चलिए, अब आपको कोई पूछेगा आपसे कि रेस्पिरेशन को डिफाइन करो, ये आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। इट इज द प्रोसेस बाय विच, समझिए इसका डेफिनेशन हम कहीं पर लिखते हैं, डेफिनेशन, इट इज द, दिख रहा है सभी लोगों को, प्रोसेस बाय विच, इसको समझिए, इट इज द प्रोसेस बाय विच। इसमें होता क्या है, द फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन। क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए, द फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन। जो भी आदमी क्या करेगा, न्यूट्रिशन जो करेगा ना, न्यूट्रिशन मतलब जो खाएगा खाना, तो खाना के अंदर न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है। इट इज द प्रोसेस बाय विच द फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन। जब हम न्यूट्रिशन करेंगे, जो फूड लेंगे वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा। गेट ऑक्सीडाइज, क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा,
टू रिलीज एनर्जी। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से डेफिनेशन पढ़िए। इट इज द प्रोसेस बाय विच द फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन, द फूड रोटी टेकन थ्रू द न्यूट्रिशन गेट ऑक्सीडाइज। ये क्या हुआ, ये जो फूड रोटी जो आप लिए थे ये ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाना। ठीक है, तो वो क्या हो गया, फूड ऑक्सीडाइज हो गया और इससे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। और रिलीज क्या हुआ, एनर्जी हुआ। एनर्जी टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, किस फॉर्म में होगा एनर्जी रिलीज, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा तो यही बताइएगा, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिए सभी लोग। और इससे क्या करेंगे, जब खाना से एनर्जी मिल जाएगा तो हम अपना लाइफ प्रोसेस करेंगे, बहुत सारा अपना एक्टिविटीज करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग अपना एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी हमारा काम वगैरह रहेगा सब हम करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे एनर्जी मिलेगा, एटीपी मिलेगा, तभी तो काम करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको एनर्जी का जरूरत पड़ता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो आपके बुक में बेसिक वाला पोर्शन में दिया रहता है वो भी बता देता हूं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी क्या होता है, हमेशा रिक्वायर्ड होता है। तो ये एनर्जी मिलता कहां से है, आपको समझ में आ रहा होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए जीवित रहने के लिए हम सभी लोगों को एनर्जी का जरूरत पड़ता है, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इसको छाप लीजिए। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये फूड क्या चीज रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। मेनली फूड क्या रहेगा, ग्लूकोज। ठीक है, लिख लीजिए, ये फूड क्या हो सकता है, ग्लूकोज होगा। मेनली एग्जाम्पल है इस फूड का। ठीक है, समझ में आता है। ये जो फूड है इसका एक और नाम होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब जो चीज रेस्पिरेशन में मदद करेगा वो क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो वो क्या है, फूड है। ये क्या है बताइए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ठीक है, चलिए इसको छापिए जल्दी से, आप सभी लोग छापिए इसको। आई होप समझ में आया होगा। आया, थोड़ा बहुत आया। रेस्पिरेशन हो कहाँ रहा है, सेल में हो रहा है। रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, सेल में। ठीक है, रेस्पिरेशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे अपकमिंग वीडियो में। चलिए, ये था रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का डेफिनेशन दे रखा होता है। जैसे मैं एक बुक से और लिख देता हूं, ये डेफिनेशन मैं जनरली सबको बताता हूं। रुक जाइए, एक बुक से और लिख देता हूं। कौन सा बुक है अभी मेरे पास, अरिहंत का है। रुक जाइए, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन कहीं दे रखा है। चलिए इसका डेफिनेशन मैं बुक से ही देखकर लिख देता हूं डायरेक्ट। रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज बायोकेमिकल, बात वही है जो मैं आपको बताया अभी, ऑक्सीडेशन of nutrients in the presence of specific enzymes at optimum temperature in the cells to release energy for metabolic activities. चलिए, ये सबको समझ में आता है, इसको एक बार रीडिंग लगाइए। तो ऐसा डेफिनेशन किस बुक में है, अरिहंत में दे रखा है। ठीक है,
चलिए इसको हम थोड़ा पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं। वही बात लिख रखा है, रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। बायोकेमिकल मतलब ये जो न्यूट्रिएंट है कैसा है, बायोकेमिकल है, ठीक है। क्या है बताइए, बायोकेमिकल, C6H12O6 ये क्या है, बायोकेमिकल है। तो रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम भी होता है जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर भी होगा, इन द सेल्स, कहाँ होगा, सेल में होगा, टू रिलीज एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होगा फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो चलेगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है सबको पता है, नहीं पता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी चीज का ब्रेकडाउन करना या किसी भी चीज का फॉर्मेशन करना, किसी भी चीज का फॉर्मेशन करना या किसी भी चीज का ब्रेकडाउन करना। अगर किसी भी चीज को हम फॉर्म करवाएंगे तो उसको बोला जाएगा एनाबॉलिज्म। क्या बोला जाएगा, एनाबॉलिज्म। और किसी भी चीज का जब हम लोग ब्रेकडाउन करेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अगर कोई आपसे पूछेगा कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, तो ये कैसा है, कैटाबॉलिज्म है। फूड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, CO2 और H2O और एनर्जी। तो ये क्या हो रहा है, फूड जो है वो टूट रहा है, तो कैसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस है। एग्जाम्पल क्या है कैटाबॉलिज्म का, रेस्पिरेशन। समझ आ गया या नहीं आ रहा है। और एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन कहां पर ग्लूकोज का हो रहा था, प्लांट में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सबको याद है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अरे भाई याद है या नहीं बताना। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, सिंथेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन। प्लांट जो अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। समझ आ गया, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप होता है उसके बारे में। इसको रब कर दूं, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। आगे बढ़े, देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप होता है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको नजर आया होगा जो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है सबको पता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C6H12O6। ग्लूकोज कितना कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये टूटता है पाइरूवेट में। क्या चीज में टूटता है ग्लूकोज, ये टूट जाता है पाइरूवेट में। पाइरूवेट जो होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जैसे यहाँ C6 था ना वैसे यहाँ C3 होगा। तो ये कितना कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। ये जो आपका ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। और ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोल देते हैं पाइरूवेट। क्या बोलते हैं बताइए, पाइरूवेट, ठीक है, पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड, ठीक है, पाइरूविक एसिड। समझ आ गया। पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस।
द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू पायरूवेट या पायरूबिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल नोन एज ग्लाइकोलिसिस। समझ आ गया? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम? ग्लाइकोलिसिस। समझ आ गया? बोर्ड में 1-2 नंबर में पूछ दे सकता है, ये सब ध्यान रखिएगा। ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म क्या सबको पता है? जैसे मान लीजिए वो सेल है, ठीक है, बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, सबको पता है। और चारों तरफ जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? सबको पता होगा, आई होप, साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। इस जगह पर क्या क्या हो चुका है? फूड पहुंच चुका है, प्लस ऑक्सीजन पहुंच चुका है। और ये वाला जो रीजन है साइटोप्लाज्म वाला, इसी रीजन में क्या होगा? टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा। क्या चीज? ग्लूकोज पायरूवेट में। कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहां होगा? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। समझ आता है सभी लोगों को? कहां होगा? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहां होगा, तो जल्दी से बता दीजिएगा, साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर है? समझ आता है सभी लोगों को इतना? तब क्या होगा? ये जो आपका पायरूवेट है, ठीक है, पायरूवेट है या कह दीजिए पायरूबिक एसिड है, ये ना अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। क्या चीज में कन्वर्ट होगा? अदर सब्सटेंस में। क्या क्या अदर सब्सटेंस होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बातें करेंगे। ठीक है, ये जो पायरूवेट से अदर सब्सटेंस में बनेगा, या तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनेगा या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनेगा। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनेगा या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे कैसे होगा। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो वैसे रेस्पिरेशन को हम बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वैसे रेस्पिरेशन को हम बोल देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ आता है सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट? एक मिनट। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट? अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। तो रेस्पिरेशन मेनली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का रेस्पिरेशन है? 2 टाइप का। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको हम बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको हम बोल देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों का अब हम एक एक करके इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम एनएरोबिक का लिखते हैं। ठीक है, नहीं तो चलिए पहले एरोबिक का ही लिखते हैं, पहले यही हेडिंग डाला हुआ है तो हेडिंग डालिए एरोबिक
रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ये रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा किस केस में? एरोबिक रेस्पिरेशन वाले केस में। समझ आ रहा है सभी लोगों को या नहीं आ रहा है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके केस में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन वाले के केस में, ठीक है। बात कर ले, एक सिंपल सा इक्वेशन से सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे वो जो फूड में क्या था, ग्लूकोज था, C6H12O6, ठीक है। ये कितना कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। कितना कार्बन कंपाउंड है? 6। नहीं तो रुक जाइए, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जनरल इक्वेशन देखिए। ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो कंपाउंड बना देगा आपका CO2H2O और एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी जो रिलीज होगा ATP फॉर्म में रिलीज होगा। किस फॉर्म में? ATP फॉर्म में, ठीक है। और यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगा वो 38 ATP होगा, और किसी किसी बुक में 36 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। अगर आपके मन में ये सवाल आएगा कि 38 मारेंगे या 36, तो आपको मानना 38, क्योंकि आपके जो NCERT है उसमें 38 ही दे रखा है, ठीक है। और किसी किसी बुक में आपको 36 भी मिल जाएगा। समझ आ गया? ये जो 38 ATP है ना, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कम एनर्जी है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी है 38 ATP, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे होता है। मैं आपको क्या बताया था, ग्लूकोज पहले पाइरूवेट में टूटता है, तो ये इक्वेशन किसी किसी बुक में लिखा रहता है, ठीक है। और थोड़ा हम लोग अब डीप में जाकर लिखने का कोशिश करते हैं। जो आपका ग्लूकोज है, कितना कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। कितना कार्बन है? देखिए ग्लूकोज में 6 कार्बन है। समझ आ रहा है सभी लोगों को? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा बताइए? इन साइटोप्लाज्म क्या होगा बताइए? ग्लाइकोलिसिस। क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। क्या कंपाउंड बनेगा? पाइरूवेट। क्या बनेगा? पाइरूवेट बनेगा। क्या बनेगा? पाइरूवेट। पाइरूवेट कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। समझ आता है सभी लोगों को ये सब? आई होप आता होगा आपको, ठीक है। और पाइरूवेट जब बनता है तो साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है। उसके बाद क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है अगेन CO2 और H2O बनाएगा, और ज्यादा ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगा? CO2 और H2O। और ये जो प्रोसेस चलता है ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से समझने का कोशिश कीजिए। चलिए कहाँ बता दूं डायग्राम? यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। कहाँ बनाऊं? यहाँ पर ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जगह बना के इसी में सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा सेल है, न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है। इसके बीच में मान लेते हैं ये छोटा सा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत गंदा बन गया, थोड़ा सेल बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर विजिबल रहे। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्डिंग होता है, अच्छे से नहीं बन पाया क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। ये क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया? सेल में। और बीच में क्या है? बताइए? न्यूक्लियस है। क्लियर है? जो आपका पाइरूवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, वो एनर्जी के साथ मिलकर और क्या रिलीज कराएगा बताइए? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP एनर्जी। कितना एनर्जी निकलेगा? 38 ATP, ठीक है। कितना एनर्जी निकलेगा? 38 ATP, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। और कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ये प्रोसेस चलेगा। समझ आ रहा है सभी लोगों को? आई होप आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये एनर्जी है। ATP क्या है? एनर्जी है। एनर्जी
जिससे क्या करेंगे आप लोग, अपना डेली लाइफ में जो काम करते हैं वो करेंगे, ठीक है, जिससे आपका बहुत सारा लाइफ प्रोसेसेस चलेगा, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस चलेगा, ठीक है, समझ आ रहा है? इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बातें करेंगे। रब कर दूं बोर्ड? ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात कर लेते हैं एनाएरोबिक के बारे में। जो भी आपके मन में छोटा छोटा डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट होगा, बस आराम से इस लेक्चर को देख लीजिए। हेडिंग डालिए कॉपी में, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक, ठीक है। ये क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। ये मान लिए क्या है आपका, क्या है बताइए, ग्लूकोज है। ये जो ग्लूकोज है ये ना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब बिना ऑक्सीजन का ये जो क्या है आपका ग्लूकोज है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा C2H5OH में। क्या चीज में? C2H5OH में, ठीक है। और क्या होगा, CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा? CO2। और बहुत कम एनर्जी निकलेगा, बस 2 ATP। 2 ATP बहुत कम है उसके सामने, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। कहाँ 38 हो रहा था, यहाँ 2 है, 19 टाइम्स स्मॉलर है। ये समझ आता है? यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगा स्मॉल अमाउंट में है, बहुत कम है एनर्जी। किसी को कोई डाउट? आई होप आपको ये सब समझ में आता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ है। तो ये होता है ईस्ट में। ईस्ट जानते होगे, ईस्ट बैक्टीरिया में होता है। ये कहाँ होगा? बैक्टीरिया में। कहाँ होगा? बैक्टीरिया। और कहाँ होगा? हमारा जो बॉडी में मसल्स है, ह्यूमन मसल्स, उसमें होता है। जब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं तब। इसके बारे में एकदम डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। ह्यूमन मसल्स में कब होगा? जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब। एक्सरसाइज खत्म करके आएंगे, आराम से घर में बैठेंगे, तब दर्द होना शुरू होगा, ठीक है। जो रेस्पिरेशन माइक्रोब्स करवाता है। क्या करवाता है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होता है सबको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है सबको पता है? माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन करवाता है, वैसे रेस्पिरेशन को हम बोल देते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोल देते हैं? फर्मेंटेशन। समझ आता है सभी लोगों को? अब जो फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट बनेगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनेगा, उसके बेसिस पर हम लोग रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। पहला जो है वो है आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और दूसरा जो है वो है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या है बताइए? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये है आपका दूसरा। समझ आ गया सभी लोगों को? इसको नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए।
अब हेडिंग लगाते हैं हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कोई डाउट है किसी को इसमें? आई होप नहीं होगा। चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले लैक्टिक एसिड या अल्कोहलिक, चलिए अल्कोहलिक ही लगा लेते हैं सबसे पहले। अल्कोहलिक, पहले अल्कोहलिक ही लिखे थे वही लगा लेते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन समझते हैं हम लोग। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है आपको पता है? जो ग्लूकोज होता है कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज। ये साइटोप्लाज्म के अंदर कितना कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में इन साइटोप्लाज्म। 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं? पाइरूवेट। क्या बोलते हैं? पाइरूवेट। या इसी का नाम और क्या होता है? पाइरूविक एसिड। क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? और क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होगा। ये सब डाउट, ये सब आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? मान लेते हैं ईस्ट का केस है। किस में होगा? ईस्ट में। ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ कमी है। और ईस्ट है माइक्रोब्स, ठीक है, ईस्ट माइक्रोब्स है। और जो कंपाउंड बनाएगा C2H5OH उसको हम क्या बोलेंगे? इथानॉल। और जो कंपाउंड बनाएगा वो बनाएगा 2 इथानॉल। कितना बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स इथानॉल का बनाएगा। कितना मॉलिक्यूल इथानॉल का? 2 मॉलिक्यूल। प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 का बनाएगा, प्लस यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी कितना होगा? अराउंड 2 ATP, ठीक है, 2 ATP। क्या है ये? एनर्जी है। समझ आ गया सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट? इसको डिफाइन कीजिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सुगर इनटू इथानॉल, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ sugar into ethanol. It is the process of incomplete breakdown of sugar into ethanol. ये क्या है? सुगर। ये टूटकर क्या चीज में बना रहा है? इथानॉल में। It is the process of incomplete breakdown of sugar into ethanol. ठीक है, समझ में आ गया? And CO2 भी निकलेगा, ठीक है, और CO2 भी निकलेगा, इथानॉल एंड CO2, ठीक है, इथानॉल एंड CO2 एलोंग विथ एनर्जी। और क्या होगा? एनर्जी भी निकलेगा, टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कितना होगा? बहुत कम होगा। कितना होगा? 2 ATP, ठीक है। और उधर थोड़ा ज़्यादा बन रहा था, 38, याद है पहले वाले केस में। ये प्रोसेस मेनली कहाँ होता है? ईस्ट, ठीक है, मेनली ईस्ट करवाता है। कहाँ होगा? ईस्ट करवाएगा। मेनली कहाँ होगा? ईस्ट में। मेनली अकर्स इन ईस्ट, ठीक है, समझ आता है। और इसी की हेल्प से बियर बनाया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है? प्रोड्यूस बियर बनाया जाएगा, वाइन बनाया जाएगा, ठीक है, बहुत सारा चीज बनाया जाता है इससे। चीज बनाया जाएगा, चीज मतलब समझते हो? पनीर। चीज बनाया जाएगा, ये सब इससे बनेगा, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्री है जिसमें बियर वाइन ये सब बनता है, इसको हम बोल देते हैं ब्रेविंग। क्या बोल देते हैं? ब्रेविंग। अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को हम बोल देते हैं ब्रेविंग, ब्रेविंग, ठीक है। मतलब अल्कोहल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। समझ आ रहा है सभी लोगों को? छाप लीजिए इसको।
अच्छे से छापिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एनारोबिक का जो अब दूसरा टाइप है वो क्या है? लैक्टिक एसिड वाला, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। अब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और इसको आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोल देंगे, ठीक है। फर्मेंटेशन इसमें हम क्यों बोले? क्योंकि बैक्टीरिया करवा रहा है या ईस्ट करवा रहा है, ईस्ट करवा रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? फर्मेंटेशन, ठीक है। ईस्ट करवा रहा है इसलिए हम क्या बोले? फर्मेंटेशन। चलिए अब आगे हेडिंग डालते हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया करवाएगा। फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो आप देखते हो ना दूध, वो दही जम जाता है इसी बैक्टीरिया के कारण। जो आप योगर्ट देखते हो ना, योगर्ट, YOGHURT, इसको याद रखिएगा, YOGHURT, CURD मतलब भी दही होता है, ठीक है। योगर्ट जो बनता है, योगर्ट मेकिंग प्रोसेस क्या है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा दूध में, लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है? मिल्क को खट्टा बनवा देता है। क्या होगा? मिल्क में बैक्टीरिया होता है, नाम लिखना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, नाम याद रखिएगा। तो लैक्टोबैसिलस होता है, ये क्या करेगा? मिल्क को खट्टा बनवा देता है, दही को क्या करेगा? खट्टा बनवा देगा, ठीक है। बैक्टीरिया शुगर को फीड करता है और लैक्टिक एसिड निकाल देता है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करता है? शुगर को फीड करता है और रिलीज करवा देता है, इससे रिलीज क्या होगा? लैक्टिक एसिड। चलिए इसको और डिटेल में हम थोड़ा पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। उससे पहले इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ, इसमें भी क्या होगा? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सुगर इनटू लैक्टिक एसिड, सुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एंड मैं उल्टा लिख देता हूं, रुक जाइए, ठीक है। एंड एनर्जी, एंड ऐसे ही ना लिखाता है, फिर गड़बड़ हो गया, उससे बेहतर है यही लिख दिया। चलिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलेगा, वो क्या है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। अब ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है ना, ये हमारे बॉडी में भी होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। जब हम लोग एक्सेस एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब बहुत ज्यादा जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तब क्या होता है? थोड़ा समझिए। ग्लूकोज कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितना कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पाइरूवेट में। पाइरूवेट कितना कार्बन कंपाउंड है बताइए? 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। ये तो आई होप सबको समझ आता ही होगा, थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा। और क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। कई बार इस चीज को अभी हम लोग देख चुके हैं। क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो जब खेलिएगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए दौड़ रहे हैं, तो पैर का जो मसल्स होगा, पैर में जो मसल्स होगा, वो जो पैर का मसल्स होगा वो क्या होगा?
उस पैर के मसल्स को ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, तो वो ज्यादा फूड का ब्रेक डाउन करवाएगा। बट ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में जाता है वो लिमिट अमाउंट में जाता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा चला जाएगा। और बॉडी में जो फूड प्रेजेंट होगा वो पहले जो बॉडी में लिमिट अमाउंट में ऑक्सीजन होगा उसके साथ ब्रेक करके और एनर्जी रिलीज करवाएगा। बट अगर हम लोग और ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब क्या होगा, उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो और ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी आएगा कहां से, तो जो भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा उसको बिना ऑक्सीजन के क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करवाने लगेगा। समझ आया, नहीं आया? चलिए फिर से देखते हैं। ग्लूकोज है, पाइरूवेट प्लस एनर्जी में टूटेगा, क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन का कमी हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या बना देगा, एक कंपाउंड बना देगा जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड। क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड। समझ आता है? ठीक है, क्या कंपाउंड बना देगा, लैक्टिक एसिड। और ये प्रोसेस होगा कहां, मसल सेल में। समझ में आता है सभी लोगों को या नहीं आता है? आई होप आपको आता होगा। और क्या होगा, एनर्जी यहां पर निकलेगा, बट एनर्जी बहुत कम निकलता है, 2 ATP। और ये जो लैक्टिक एसिड है ना, इसी की वजह से हम लोग का पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। क्या हो जाता है, मसल्स क्रैम्प हो जाता है। क्या होता है, मसल्स क्रैम्प, या कह दीजिए मसल्स में फैटीग हो जाएगा, बहुत ज्यादा दर्द करने लगेगा मसल्स, एकदम अजीब टाइप का दर्द होने लगता है। कब होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, कभी नहीं दौड़ रहे हैं और अचानक एक दिन बहुत ज्यादा दौड़ लिए 10 किलोमीटर। कभी नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर में डांट पड़ा, खींच दिए 100 बार ऊपर नीचे। ठीक है, वही सब करता है, उसके बाद दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, विगरस फिजिकल एक्सरसाइज कीजिएगा, तब क्या होगा, ये जो लैक्टिक एसिड है ये जमा हो जाएगा। लैक्टिक एसिड का क्या होगा बताइए, एसिड एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, इतना समझ में आता है सभी लोगों को? चलिए रब कर दूं। एक बार अब इसको हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले छाप लीजिए। हो गया? चलिए, इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लूकोज कितना कार्बन कंपाउंड है बताइए सभी लोग? 6 कार्बन कंपाउंड है। समझ में आता है? 6 कार्बन है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, क्या बनाएगा कंपाउंड, पाइरूवेट बनाएगा। इसी का दूसरा नाम क्या है, पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड कितना कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ये सब प्रोसेस हुआ कहाँ है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इतना सबको समझ में आता है। और क्या रिलीज होगा, पाइरूविक एसिड प्लस एनर्जी। क्लियर है? अब ये प्रोसेस हर एक सेल में चलेगा। एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या कंपाउंड सब बना, जो अभी हम पढ़े हैं उसमें। सबसे पहले हम लोग ईस्ट के बारे में बात किए हैं, ईस्ट में। ठीक है, उससे अभी पहले हम बात किए थे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले के लिए। ठीक है, लिख लेते हैं पहले यही, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन होगा कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला पहले कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, फिर कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या रिलीज होता है, CO2H2O प्लस एनर्जी। क्या रिलीज होगा, CO2H2O प्लस 38 ATP एनर्जी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आई होप नहीं होगा।
अब आता है ईस्ट के केस में, अभी आप देखे हैं क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना देगा बताइए, इथानॉल बना देगा, वही चढ़ाने वाला, ठीक है, इथानॉल बना देगा, इथानॉल, ठीक है। इथानॉल में 2 कार्बन होता है, कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन मोलेक्यूल है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इथानॉल कितना कार्बन मोलेक्यूल है, इसका नेमिंग आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में, ठीक है। प्लस CO2 रिलीज होगा और प्लस एनर्जी, कितना एनर्जी, 2 ATP, इतना सबको समझ में आता है, ठीक है। अब आता है जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा, लैक्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, किस में होगा, मसल सेल में, मसल सेल में, वहां पर क्या कंपाउंड बना देगा, लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड एक्चुअल में जमा हो जाता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, और क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। लैक्टिक एसिड अगेन 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। लैक्टिक एसिड, एनर्जी भी निकलेगा, ठीक है। इतना समझ में आता है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। कितना ATP, इसमें भी 2 ATP निकलेगा, ये तो सबको पता होगा, 2 ATP कई बार बता चुका, ठीक है। चल इसको पहले नोट कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस, आपको पता लग गया होगा। ये आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, संभावित क्वेश्चन होता है ये सब। बोर्ड रब करना बहुत टफ काम है, बहुत टाइम लग जाता है। आगे बढ़े, एक साइड हेडिंग मारिए कॉपी में, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक साइड मारिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, पहले ये बताइए, पहले रुक जाइए। एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, सबको पता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। ये कहाँ होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये क्लियर है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्लियर है। इससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इसमें क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। कितना एनर्जी रिलीज होगा, 2 ATP, इधर कितना, 38 ATP, किसी किसी बुक में 36 भी आपको मिलेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये रेस्पिरेशन कहाँ शुरू हो रहा था, बिगेन्स इन द साइटोप्लाज्म एंड कंप्लीट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये रेस्पिरेशन कहाँ होगा बताइए, ये कहाँ होगा, ओनली अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का जरूरत नहीं पड़ता है। अब इसका एक एग्जांपल लिख दीजिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में कौन सा रेस्पिरेशन चलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। और ये कहाँ चलता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया में चलेगा, बैक्टीरिया दोनों होता है, एरोबिक भी होता है एनएरोबिक भी होता है, ठीक है। और ईस्ट में चलेगा, और हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा तब मसल सेल में चलेगा। किस सेल में, मसल सेल में। कब चलेगा,
जब ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा तब। ठीक है, चलिए एटीपी का फुल फॉर्म हम कहीं लिख देते हैं, आपको कहाँ लिख दे, ऊपर लिख देता हूं। ये कौन सा रेस्पिरेशन था, एरोबिक, ये एनारोबिक। ऊपर थोड़ा सा जगह में हेडिंग डाल देते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म सबको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बनता क्या चीज से है वो देख लीजिए, ये बनता है एडीपी से। किससे, एडीपी प्लस। एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाता है, पी से फॉस्फेट, आई से इनऑर्गेनिक, ये क्या लिखा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तब जो कंपाउंड बना देगा एडीपी प्लस पाई, वो कंपाउंड होगा क्या चीज, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी है इसी को हम एक और चीज बोल देते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोल देते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे कोई भी काम करना है आपको, कोई भी चीज खरीदना है, पैसा दीजिएगा तब मिलेगा, करेंसी दीजिएगा तब। वैसे ही कोई भी काम बॉडी में करवाना, एनर्जी दीजिए, एटीपी दीजिए, सब काम हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, हो गया नोट। समझ में आ गया सभी लोगों को? कोई भी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ तो आज मैं पढ़ाया नहीं जो कि समझ में आपको न आए। बहुत आसान टॉपिक सब पढ़ाया आज। अगले लेक्चर में और भी हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मेनली मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन इन प्लांट। छोटा सा लेक्चर रहेगा अगला लेक्चर, और उसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा थोड़ा बड़ा रहेगा, जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ से आपके एग्जाम में, ओलंपियाड में, बोर्ड में, स्कूल में, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा जिंदगी भर वो चैप्टर आपका काम देगा। ठीक है, चलिए बोर्ड भी साफ हो गया और आपका लेक्चर भी समाप्त हो गया। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।